इमरान खान साहब ने ताबड़तोड़ किस्म के अटैक किए। 9 मरतबा इमरान खान साहब ने अपने इन 2 ट्वीट्स के अंदर आसिम मुनीर का नाम लिया है। ट्वीट के 2 हिस्से हैं ना, एक पहला और एक दूसरा। जो पहला हिस्सा है उसमें 9 मरतबा इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर का नाम लिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एक सोच पैदा हो रही थी कि हम वफामत करेंगे, ये करेंगे, वो तो वाड़ दी इमरान खान ने। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ है? बाहर है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ है? अपने घरों में। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ है? कोई असेंबलियों में, कोई सेनेट में। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ है? एक सूबे में उनकी हुकूमत है। तो वो इंजॉय करने के बावजूद वो डरे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट से और मफामत करना चाहते हैं। और एक आदमी जो जेल में है और बदतरीन जेल काट रहा है, रोजाना मार खा रहा है, ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर सह रहा है, और ये टॉर्चर ही है जिस तरह उसको रखा गया इस उम्र में इमरान खान साहब को। तो इन सारी चीजों के बावजूद, अपने खानदान को गिरफ्तार करवाने के बावजूद, बार बार बहनों की गिरफ्तारी होने के बावजूद, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल होने के बावजूद, अपनी जान को खतरा होने के बावजूद वो आदमी डटा हुआ। वो कहता डील नहीं करनी इनके साथ ऐसी तैसी। हाँ, मैं माफ कर दूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। ये जनाब इमरान खान साहब है। और इससे ये पता चलता है कि इमरान खान साहब आज कहां खड़े हैं। वो जिन लोगों को माफियों का बड़ा शौक था ना, उन लोगों की अच्छी खासी अब तसल्ली हो गई होगी और उनको आइडिया हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब की सोच क्या है और वो मामले को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अली अमीन साहब के बारे में बड़े ही सख्त अल्फाज थे इमरान खान साहब के, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया कि ये बात बाहर लानी है या नहीं लानी, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी किया। जुबैर अली खान साहब ने रिपोर्ट किया। उन्होंने यहाँ तक रिपोर्ट कर दिया कि अली अमीन आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट वगैरह के साथ मिलके कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहते हैं, ऐसी चीज़ भी उन्होंने रिपोर्ट की। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक काफ़ी सख्त बातें हैं जो अली अमीन के बारे में इमरान खान साहब ने कही, और ये कोशिश भी नहीं करते इमरान खान साहब को जाकर मिलने की। इन्हें डर है कि इमरान खान साहब पता नहीं इनके बारे में कोई बहुत सख्त फैसला कर लेंगे। तो एक तो नादरीन जी है। अच्छा, एक और आप ये देखें, एक बड़ी वायरल हो रही एक चीज़ कि नवाज शरीफ की और इमरान खान साहब की जेल में फ़र्क। ये देखें ना, इमरान खान साहब जेल से क्या मंगवाते हैं और नवाज शरीफ साहब जेल से क्या मंगवाते हैं। नवाज शरीफ साहब लिखते हैं जनाब फलां फलां बंदा मुझे मिले, फलां फलां बंदा मुझे मिले, कोई डॉक्टरों के नाम दे रहे हैं, कोई बंदों के नाम बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं खाना, तारीखें साथ लिखी हुई है जनाब, करेले, कीमा, चावल, पालक गोश्त, आलू गोश्त, चिकन कढ़ाई चावल, अच्छा जी भिंडियाँ गोश्त कढ़ाई, और पता नहीं क्या, कोई दाल माश, बैंगन गोश्त, पालक गोश्त। तो ये मियाँ साहब का जो आता था लिस्ट या लवाजमात, वो जेल से ये होते थे। 22 मुलाकातों की एवरेज मियाँ साहब की निकल रही थी, 20-22 मुलाकातों की पर डे। जितने दिन वो कैद रहे, बोल तो वो कैद रहे ही नहीं, बड़े आज़ाद ही रहे मियाँ साहब, लेकिन जितने दिन वो जेल में रहे उनकी 20-22 मुलाकातें एवरेज हर दिन के हिसाब से होती थी। 200-200, 300-300 बंदा जेल के बाहर आराम से खड़ा होता था और बिल्कुल वीआईपी माहौल में होते थे। मियाँ साहब के पास लिस्ट आती थी, मियाँ साहब टिक मार्क करते थे, ये बुला लो, ये बुला लो, ये बुला लो, बंदे अंदर आ जाते थे। मौजें लगी हुई थी मियाँ साहब की जेल में। एक वो जेल थी और एक ये जेल है जिसमें इमरान खान साहब इनकलाबी किताबें मंगा के पढ़ रहे हैं। सलाउद्दीन अयूबी की इमरान खान साहब किताब पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने जेरूसलम फतह किया था, एक बहुत बड़े फाते हैं, खिलाफत के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, फ़लस्तीन के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, और मुस्लिम माइंड्स के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, इनकलाबी किताबें पढ़ रहे हैं, लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री इमरान खान साहब पढ़ रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को मजीद मजबूत करती हैं। और नैरेटिव बिल्डिंग जो इमरान खान साहब की है वो तो पहले ही बहुत कमाल है। तो ये इमरान खान साहब ने वक्त ज़ाया नहीं किया ये लिस्ट लिखने में कि मैंने कल क्या खाना है, परसों क्या खाना है, तरसों क्या खाना है। ये मैंने शहबाज शरीफ की भी लिस्टें पढ़ी हुई हैं, नवाज शरीफ की भी पढ़ी हुई हैं। तो उनमें कितना फ़र्क है देखें आप। दोनों की जेल में फ़र्क है, दोनों की ज़िंदगी में फ़र्क है, और अवामी मकबूलियत में भी दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाज़रीन, जो एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो गई है सैलाब के बाद, दरिया सतलुज में और दरिया चनाब में भारत ने बहुत पानी छोड़ दिया, क्योंकि भारत में भी बहुत बारिशें हो रही हैं और दरिया तवी जिस तरह पुलों को बहाता हुआ लेकर जा रहा है। पाकिस्तान में कई दहाइयों के बाद इस तरीके से भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया है। अब भारत जब दिल करता है पाकिस्तान का पानी बंद कर देता है, जब दिल करता है छोड़ देता है। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सियालकोट जो है वो बारिशों की वजह से पूरा शहर डूब गया है। नारोवाल की बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। चावल की खड़ी फसलें जो है उनके ऊपर अब पानी तैर रहा है। आबादियाँ जो है वो पानी में डूब चुकी हैं और किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब जितनी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ पानियों के रस्तों में बनाई गई थी, उनके अंदर पानी दाखिल होने का खतरा बहुत बढ़ गया है। लाहौर में अनाउंसमेंट की जा रही है, आज जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो आज शाम तक ये पानी क्रॉस करेगा लाहौर को और आगे जाएगा कसूर की जानिब।
और यानी पत्तों की जानिब जाएगा, हेड बलोगी की तरफ जाएगा और उससे पानी फिर ये आगे बढ़ेगा साहिवाल की जानिब और वहाँ से आगे फर्दर दरिया सिंध की तरफ जाएगा पानी। अब ये 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी है रावी में, और ये शायद 1988 के फ्लड के बाद इतना पानी बीच में कभी नहीं आया। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। अब तो पानी पे बहुत बंद बांधे हुए हैं। खतरा ये है, बहुत सारे दोस्तों से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे जी बहुत खतरात मौजूद हैं, अगर ये पानी मजीद बढ़ता है और इसकी मिकदार बढ़ती है तो फिर नुकसान का बड़ा अंदेशा है। जो रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ उनमें अलीम खान साहब की है, एक दो और लोगों की है, कोई एक बता रहे थे कि लेक सिटी है, एक का कोई और नाम है, मुझे नाम इनके याद नहीं है सोसाइटियों के, लेकिन वहाँ पे वो मट्टी के बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ये मट्टी के बंदों से कब रुकता है पानी? जब ये पानी आएगा अपने प्रेशर के साथ तो ये अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। अब ये सोसाइटियाँ जब ग्रीन एरियाज को ब्राउन कर करके सोसाइटियाँ बनाई गई हैं और जो रास्ते रोके गए हैं पानी के, तो पानी तो फिर अपना रास्ता बनाता है। ये बात मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, लेकिन पाकिस्तान में एक मशरूम ग्रोथ हुई है रियल स्टेट की, जिसमें पाकिस्तान के रियासती इदारों ने, इवन जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने DHA बनाया, बैरियर टाउन बना, फिर अलीम खान साहब की सोसाइटियाँ बनी, पार्क व्यू, फिर उसके अलावा जो लेक सिटी बन गई और बहुत सारी बन गई। इस्लामाबाद में जो है वो बेशुमार सोसाइटीज बन गई हैं। वहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी का मसला है बड़ा सीरियस और वह पानी की किल्लत हो जाएगी। अब इस्लामाबाद में जो मोटरवे के ऊपर सोसाइटियाँ बन रही हैं ना, उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके आसपास ऐसा कोई वाटर रिजर्व नहीं है जहाँ से वो ज़ेरे ज़मीन पानी उनका पूरा होता रहेगा। तो फ्यूचर में उन्हें बड़ा सीरियस इशू होने जा रहा है कि वो पानी पीने का कहाँ से हासिल करेंगे या इस्तेमाल का पानी कहाँ से हासिल करेंगे। लेकिन लोग ये सोचे बगैर बड़े बड़े महंगे प्लॉट वहाँ पे खरीदते जा रहे हैं और वो जो बेचने वाले हैं वो बेच के निकल जाएंगे। ये बात जो है वो बेचने वाले भी जानते हैं और खरीदने वालों को शायद आइडिया नहीं है, लेकिन हुकूमत ने जानबूझकर आंखें बंद की हुई हैं और ब्यूरोक्रेट्स वहाँ से अंधाधुंध पैसे कमा रहे हैं। रावी के किनारे बहुत सारी रिहायशी कॉलोनियों में अब ऐलान भी किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि अपना साजो सामान लेकर आप यहाँ से निकल जाएं। सियालकोट डूबा हुआ है, नारोवाल डूबा हुआ है और अभी जो लाहौर है वो भी खतरे में है, वहाँ पे अनाउंसमेंट्स की जा रही है। शादरा जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी खतरे में है, वहाँ पे पानी दाखिल हो सकता है, पहले भी हो चुका है पानी वहाँ पे दाखिल और ये एक बड़ा खतरा है। कसूर में कई देहात जो है वो ज़ेरे-आब आ गए हैं और लगातार पानी जो है सतलुज से आने वाला पानी, ये सतलुज और चनाब और रावी, ये 3 दरिया है, ये एक साथ मौजूद है। पहला दरिया सतलुज आता है बॉर्डर के करीब, उसके बाद एक दरिया रावी आता है और उसके बाद अगला दरिया चनाब है। और ये दरिया तवी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भरता जा रहा है कश्मीर की जानिब से, और वो जिस तरह पुल बह रहे थे, जिस तरह पुल गिरते जा रहे थे, वो सारे मनाजिर देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये पानी अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तबाह करेगा। किसान पहले ही बहुत बुरी तरह तबाह हो गया, गंदम में उसको बहुत मार पड़ी है, अब अगर चावल में उसके साथ ये हो जाता है तो अगली फसल की तैयारी नहीं वो कर पाएगा। अगर ये पानी इकट्ठा हो जाता है ज़मीनों पर तो ज़मीन का नुकसान होता है और दोबारा ज़मीन की तैयारी पे बहुत ठीक ठाक खर्चा आता है। वो खर्चा किसान कर नहीं पाएगा क्योंकि किसान की पहले ही फसली तोड़ दी है इन्होंने, और गवर्नमेंट क्या इतना पैसा दे पाएगी किसान को? कैसे करेंगे ये सारा कुछ? मुझे तो समझ नहीं आ रही। और अभी फिर 300 रुपया कीमत मजीद बढ़ा दी गई है गंदम की फी मन के ऊपर। यानी किसान ने जब बेची तो 2000 रुपये रखी हुई थी गंदम फी मन, 2200 में बेचारा बेचता था, अभी चंद दिन पहले इन्होंने 2800 कर दी।